Hello everyone. So today we are going to talk about Nepal earthquake and earthquake in general, and we are going to study in depth about earthquake in our initiative known as Daily Scan. ठीक है, तो आज 4 नवंबर को सबसे पहला ये टॉपिक है। अब यदि अपन देखें तो एक बार फिर से नेपाल में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया है। क्लोज टू 6.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक रिपोर्टेड है, जिसके झटके ना सिर्फ नेपाल बल्कि इंटायर नॉर्थ इंडिया इंक्लूडिंग दिल्ली में फील किए गए हैं। तो इस टॉपिक को आज अपन डेप्थ में एक्सप्लोर करेंगे। यदि अपन देखें तो GS1 के पेपर में जोग्राफिकल फिनोमेनास हैं, उसमें यहाँ पर अर्थक्वेक्स डायरेक्टली मेंशन्ड है इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेनास में, और साथ ही साथ GS3 में भी डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक मेंशन्ड है। तो दो जगह अर्थक्वेक्स का डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेंशन हुआ है। तो थोड़ा सा समझते हैं अपन नेपाल अर्थक्वेक के बारे में। उससे पहले अपन समझते हैं कि सिचुएशन नेपाल की कैसी है। तो यदि आप ये देखेंगे, दिस इज द नेपाल। यदि आप अच्छे से देखेंगे तो नेपाल लाइज एट द जंक्शन बिटवीन टू मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स। ऊपर में है यूरेशियन प्लेट और नीचे है इंडियन प्लेट्स, और यही दो जंक्शन में यदि आप देखेंगे तो है आपका हिमालयास। ये दो जंक्शन में यूरेशियन प्लेट और दिस आर द हिमालयास। मतलब कि हिमालयास आर कहीं ना कहीं एसोसिएटेड विथ the two plates moving in cognizant with each other। तो आइए अपन थोड़ा सा इसको समझते हैं कैसे ये मेजर एक कॉज बनता है अर्थक्वेक का। तो आई जस्ट शो यू अ वीडियो। दिस वीडियो इज, यदि आपको पता होगा, सो दिस वाज इंडिया। इंडिया नॉर्थवर्ड मूव करी थी एंड दिस वाज यूरेशिया। तो देखिए, आप जब इंडिया नॉर्थ मूव कर रही है, कैन यू सी दैट एक पर्टिकुलर पॉइंट में ये कोइंसाइड करी। दिस इज द बिग लाइन, इसे बोलते हैं सशर जोन। एक ऐसा जोन जहां पर दो टेक्टोनिक प्लेट्स कोइंसाइडेड विद ईच अदर, जहां पर दे कोलाइडेड विद ईच अदर, एंड दैट इज द मेजर पॉइंट ऑफ कोलिजन। इसको बोलते हैं, ये है फॉल्ट जोन। तो दिस वाज अ लाइन अलोंग विच द टू प्लेट्स कोलाइडेड। अब यदि दो प्लेट ऐसे कोलाइड कर रही हैं तो एक वीकर पॉइंट बना रहा, तो कभी भी एनर्जी रिलीज होनी होगी वो इसी प्लेन एक्सिस के अराउंड रिलीज हो जाएगी, एंड दिस इज व्हाट अर्थक्वेक इज। तो जहां पर हिमालयास बना वहां पर ही ये कोलिजन हुआ था। इसको आसान भाषा में अपन यदि समझें तो मान लीजिए ये दो चीजों को मैं कंप्रेस करता हूं। जैसे दो प्लेट्स आ रही हैं, दे आर कंप्रेसिंग ईच अदर। तो इफ अ कंप्रेशन फोर्स इज अप्लाइड, तो आप देखिए ये उठ रहा है, आइदर डिप्रेशन होगा और उठेगा। इसी मोशन को बोला जाता है फोल्ड माउंटेन। मतलब कि व्हेन टू प्लेट्स, ये दो प्लेट है टेक्टोनिक प्लेट्स, एक इधर से आ रही हैं एक इधर से आ रही हैं, तो इनके रिजल्ट में जो बना वो एक प्लेट हो गई, लेकिन बीच में जो पोर्शन है फोल्ड आउट हो गया। दिस कम्स आउट टू बी एज माउंटेन्स, दिस इज नोन एज फोल्ड माउंटेन। इसको एक फिनोमेना बोलते हैं क्रस्टल शॉर्टनिंग, उसे भी कहा जाता है। क्यों क्रस्टल शॉर्टनिंग बोलते हैं? क्योंकि जो प्लेट ऊपर उठी, जो पोर्शन ऑफ द प्लेट ऊपर उठी, उसकी वजह से क्रस्ट शॉर्ट हो गई। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास। मीनिंग टू से इज नेपाल इज सिचुएटेड इन एन एरिया जहां पर एक फॉल्ट प्लेन है। उस फॉल्ट प्लेन का नाम अपन देखे अभी, सशर जोन। इसको इंडस सैंगपो भी बोलते हैं, सशर जोन। इस प्लेन के अराउंड एनर्जी फ्रीक्वेंटली रिलीज होते रहती है। ठीक है, क्यों रिलीज होती है अभी अपन देखेंगे कि अभी भी इंडियन टेक्टोनिक प्लेट अंदर मूव कर रही है, इसकी वजह से some kind of strains are getting accumulated। ठीक है, तो दिस इज वन रीजन। सेकेंड रीजन एक और है, वो है लेयर ऑफ क्ले का। अब यदि आप काठमांडू वैली को देखेंगे तो ये सशर जोन में बेसिकली क्या था, पहले डिप्रेशन था। डिप्रेशन था मतलब कि होल थे, बड़ा सा होल था। इस होल में बड़ी बड़ी रिवर, जैसे कि जो ब्रह्मपुत्रा की जो मेजर थी ट्रिब्यूट, उसको उस समय बोला जाता था सैंगपो, अभी भी चाइना में सैंगपो बोला जाता है। इस सैंगपो नदी यहां डिप्रेशन में आके बहुत सारे सेडिमेंट्स को एक्यूमुलेट करी। अब ये सेडिमेंट्स क्या हुए, प्रेजेंटली काठमांडू वैली के नीचे सिचुएटेड है। होता क्या है, क्ले की वजह से जब अर्थक्वेक आता है तो जो सेडिमेंट्स ऑफ द क्ले रहते हैं, जैसे ये पार्टिकल्स हैं क्ले में, यदि कंप्रेशन हुआ तो इनके बीच जो पानी रहेगा वो बाहर बह गया। इस फिनोमिना को बोलते हैं सॉइल
लिक्विफिकेशन। अब होता क्या है, पूरी की पूरी जमीन पानी की तरह बहने लगती है। इस फिनोमेना को भी अपन थोड़ी देर में और डेप्थ में बात करेंगे। तो ये दो मेजर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से नेपाल के अर्थक्वेक फ्रीक्वेंट रहते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई नेपाल अर्थक्वेक हैपेंस एंड दिस इज द रीजन व्हाई जो डेथ टोल है या जो मिसहैप्स हैं वो बहुत ज्यादा रहती हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द अर्थक्वेक। अब यदि अर्थक्वेक को अपन सिंपल भाषा में समझें तो होता क्या है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये एक स्टिक है, ठीक है, मैं स्टिक में फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, मैं फोर्स लगाया, एक पॉइंट तक ये स्टिक नहीं टूटी, एक पॉइंट के बाद ये टूट गई। फिर से एक बार देखिए, यहां पर मैं फोर्स लगा रहा हूं बट इट डिड नॉट ब्रेक। जब तक ये सहन सकती है तब तक ये सहन कर रही है। जब इस स्टिक की जो थ्रेशोल्ड लिमिट रहेगी वो पार हो जाएगी, देन द स्टिक गेट्स ब्रोकन। वैसे ही होता क्या है, तो जो प्लेन्स रहे, जो फॉल्ट प्लेन्स रहे, वहां पर जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के अलोंग मूव करती हैं तो स्ट्रेन कॉज करेगी, वो स्ट्रेन एक्यूमुलेट होते रहता है और फाइनली जब एक थ्रेशोल्ड आता है तब वो पूरा का पूरा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। उसी फोर्स के रिलीज होने को अपन बोलते हैं अर्थक्वेक। ठीक है, दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ अर्थक्वेक। मतलब कि होता क्या है, रॉक्स बिहेव लाइक इलास्टिक एलिमेंट्स, ये कंटिन्यूसली स्ट्रेस को बेयर करते रहते हैं अप टू अ थ्रेशोल्ड पॉइंट, और जैसे ही वो थ्रेशोल्ड पॉइंट क्रॉस होता है, रॉक्स में क्या होता है, एनर्जी रिलीज हो जाती है। इसी एनर्जी रिलीज फिनोमिना को अपन अर्थक्वेक बोलते हैं। दिस इज द फंडा गिवन बाय इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। ठीक है, अब यदि अपन कॉजेस देखें तो मेजरली अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एंड नेचुरल। नेचुरल को अपन सब क्लासिफाई कर सकते हैं, टेक्टोनिक, वोल्केनिक, ये बच्चों वाला है, मैं इसमें डेप्थ में नहीं जाऊंगा। बस एक रीजन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ह्यूमंस कैन ऑल्सो बी अ रीजन फॉर द अर्थक्वेक्स। जैसे कि एक है कोयना, ये एक डैम है, यदि आपको पता होगा तो 1967, ये कहां पर है, ये महाराष्ट्र में है। यहां पर एक बड़ा सा रिजर्वियर कंस्ट्रक्ट किया जाता है और माना जाता है 1967 में जो वाटर एक्यूमुलेट हुआ रिजर्वियर में, उसकी वजह से बहुत प्रेशर इंड्यूस हुआ, इसकी वजह से अर्थक्वेक आया। सो अर्थक्वेक कैन ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज लाइक डैम, कई बार एमसीक्यू में आ जाता है। और यदि अपन बात करें, जरूरी नहीं है केवल डैम से, क्या अपन न्यूक्लियर टेस्ट करें तो कॉज हो जाता है। समटाइम्स वी डिस्टर्ब द लोड ऑफ क्रस्ट ग्रेटली, जैसे कि अपन माउंटेन्स को बॉम्बिंग से डिस्टेबलाइज करते हैं, तोड़ रहे हैं, तो इन सब वजह से भी अर्थक्वेक कॉज हो जाता है। बट ऑन अ सिंपल वे, ये जो अर्थक्वेक रहते हैं इनका मैग्नीट्यूड कम होता है, इनका जो इंपैक्ट होता है वो कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट, अब यदि नेपाल में अपन ने देखा, नेपाल में अर्थक्वेक हो रहे हैं तो उसके ट्रीमर्स, उसके जो झटके हैं वो पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में फील हुआ। ऐसा क्यों हुआ, इसका भी सिंपल रीजन है, यदि आप देखोगे वो है उसकी ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग। ठीक है, तो यदि आप दिल्ली या फॉर दैट मैटर नॉर्थ इंडिया को देखोगे तो यहां पर कोई फॉल्ट लाइन नहीं है। जैसे अपन ने इंडस सैंगपो सचर जोन देखा, एक फॉल्ट लाइन थी जिसके अक्रॉस एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन दिल्ली के आसपास या नॉर्थ इंडिया में नहीं है। फिर भी क्यों ट्रिमर फील हुआ, क्योंकि इनकी पोजीशन जो है वो प्रॉक्सिमिटी टू फॉल्ट जोन है। तो व्हेन द ट्रिमर्स हैपन, इस पॉइंट से इसको बोलते हैं फोकस, यहां से वेव्स निकली, ये बाहर 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 रेडिएट होंगी और यहां लेटस से कोई दूसरी प्लेस है, यहां पर भी इंपैक्ट करेगी। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा इंपैक्ट कम होगा, बट इंपैक्ट वुड डेफिनेटली बी फेल्ट। दिस इज द ज्योग्राफिकल पोजीशन डिसएडवांटेज विद इंडिया एंड पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया सफर्स। दूसरा है सेटलमेंट पैटर्न। अब यदि अपन आगे देखेंगे, कभी भी अपन किसी भी डिजास्टर की बात करते हैं तो डिजास्टर कब होता है, जब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, एक फैक्टर होता है कि कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हुआ या कितने मैग्नीट्यूड का डिजास्टर हुआ। दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, लेकिन एक और फैक्टर आता है, क्या वल्नरेबिलिटी है, कितने ज्यादा लोग वल्नरेबल हैं, तो ये भी एक
डिजास्टर का बड़ा कॉज होता है। अब यदि जापान में 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया तो वो बहुत बड़ा इंपैक्ट, या फॉर दैट मैटर इवन 7 का भी आया तो शायद बहुत बड़ा इंपैक्ट ना लाए, लेकिन इतना ही बड़ा सेम मैग्नीट्यूड का इंपैक्ट यदि नॉर्थ इंडिया में आ गया तो वो एक हैवॉक कॉज कर देगा। दिस इज द डिफरेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं वो पुअरली कंस्ट्रक्टेड है, अर्थक्वेक के हिसाब से उनमें क्षमता नहीं है स्ट्रेन को बेयर करने में, वो क्रम्बल डाउन कर जाएगी। उसमें ऑन टॉप ऑफ इट स्लम्स, स्क्वाटर कॉलोनीज हैं, उससे प्रिपेयर्डनेस जो तैयार होनी चाहिए वो भी कम है। तो एसोसिएटेड डेंजर्स और डिजास्टर्स ड्यू टू अर्थक्वेक कैन आल्सो हैपन। ठीक है, अब यदि अपन देखें इसी को और अपन नेपाल के अर्थक्वेक को समझते हैं तो यहां पर फिनोमिना हो क्या रहा है कि दिस इज द इंडियन प्लेट एंड दिस इज द यूरेशियन प्लेट। ठीक है, अब आप देखोगे ये जो है, ये वाला जो है फ्रैक्चर प्लेन है जिसको अपन बोले थे इंडस सैंगपो सशर जोन। इंडस सैंगपो सशर जोन, इसी के अक्रॉस अपन ने देखा ये माउंटेन बिल्डअप है, इस माउंटेन्स को अपन क्या बोलते हैं? हिमालयास। नाउ दिस इज द यूरेशियन प्लेट, ओवर हियर दिस इज द तिब्बतन प्लेट्यू। अब हो क्या रहा है, अभी भी इंडियन प्लेट जो है जैसा अपन ने वीडियो में देखा ऊपर जाए जा रही है, इट इज स्टिल गोइंग ऑन। तो जैसे ही ये जा रही है तो जो इंडियन प्लेट है वो ज्यादा डेंसर है, इस वजह से ये नीचे सबडक्ट हो रही है। सबडक्ट हो रही है तो ये जो पोर्शन है ये क्या होगा? ये ऊपर उठेगा एंड दैट इज व्हाई यू विल सी दैट हिमालयास आर स्टिल राइजिंग माउंटेन्स। अभी भी ये इनकी जो हाइट है लगातार बढ़ रही है। ठीक है, तो जब ऊपर उठ रहा है तो यहां पर लगातार स्ट्रेन एक्यूमुलेट हो रहा है, और ये स्ट्रेन कब तक एक्यूमुलेट होते रहेगा? जब तक रॉक्स का थ्रेशोल्ड ना हो। जैसे ही वो थ्रेशोल्ड रीच करेगा टूट जाएगा, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द अर्थक्वेक। ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दैट। जितना ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, उतना बड़ा अर्थक्वेक होगा, उतना उसका मैग्नीट्यूड 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है और ज्यादा हो सकता है। ठीक है, उतना ज्यादा डिजास्टरस इंपैक्ट होगा। तो अब होता क्या है, ये कौन कौन सी प्लेट की बात करें तो आपको पता होगा कुछ मेजर प्लेट्स होती हैं, कुछ माइनर प्लेट होती हैं, और उन्हीं के मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक्स कॉज होते हैं और अदर फीचर्स लाइक वोल्केनोज भी कॉज होते हैं। तो मेजर प्लेट्स हैं नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, ये बाकी सारी माइनर प्लेट्स हैं। देन यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दिस इज इंडो यूरेशियन प्लेट टुगेदर, एंड पैसिफिक प्लेट। दिस आर द मेजर प्लेट्स। आसपास छोटी मोटी प्लेट्स। अब ये वाली प्लेट अपन ने देखा ऊपर जा रही है और यूरेशियन प्लेट के अंदर जा रही है। कैन यू सी दैट? दिस इज द हिमालयास, इसी के अलोंग हिमालयास बना और इसी के अलोंग सबडक्शन भी हो रहा है। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। अब आइए इसी लॉजिक से अपन समझते हैं जो फ्रीक्वेंट अभी रिसेंटली अर्थक्वेक हुए हैं, फॉर एग्जांपल टर्की में हुए हैं, फॉर एग्जांपल मोरक्को में हुए हैं, जो बड़े अर्थक्वेक होते हैं। सेम लॉजिक अप्लाई होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन हुआ है, इसी वजह से अर्थक्वेक कॉज होंगे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि अपन टर्की समझें, सो दिस इज टर्की। Now, can you see that Turkey is actually sandwiched between 3 plates? First is the Anatolian plate to the north, south में आएगा African plate, and to the east you have the Arabian plate. अब in the case of Turkey आप देखोगे यहां पर 2 fault lines बनती हैं टर्की में। एक है नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट जो कि नॉर्थ टर्की से पास होती है, एंड टू द ईस्ट यू हैव द ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट। ये दोनों प्लेट के अक्रॉस क्या होगा, ये दोनों फॉल्ट के अक्रॉस क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। अब क्यों एनर्जी रिलीज हो रही है? क्योंकि यहां पर क्या होता है, जो अरेबियन प्लेट है वो अभी भी ऊपर मूव कर रही है। तो यदि अरेबियन प्लेट ऊपर मूव कर रही है तो जो टर्की प्लेट है वो वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट हो रही है। तो कैन यू अंडरस्टैंड दैट इस प्लेट के अक्रॉस स्ट्रेस एक्यूमुलेट होगा, एंड इस वजह से जो अभी रिसेंट अर्थक्वेक टर्की में कॉज हुआ था वो इस प्लेट के अक्रॉस स्ट्रेस रिलीज होने की वजह से कॉज हुआ था। ठीक है, एक बड़ा अर्थक्वेक था, बड़े मैग्नीट्यूड का था, बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था। ठीक है, तो लगातार अपन बात कर रहे हैं इंटेंसिटी का, मैग्नीट्यूड का, डैमेज का। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं अर्थक्वेक की स्केल क्या होती है, अर्थक्वेक को मेजर कैसे किया जाता है। तो देयर आर 2 स्केल, फर्स्ट इज द मर्केली स्केल, सेकंड इज द रिक्टर स्केल। होता क्या है दोनों के बीच में, जैसे कि एनर्जी रिलीज हुई तो कितने मैग्नीट्यूड की एनर्जी रिलीज हुई, वो एनर्जी को मेजर करने वाली स्केल को बोला जाता है रिक्टर स्केल। तो मैग्नीट्यूड, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड। तो जब अपन बोलते हैं 6.4 रिक्टर स्केल, तो इट इज अ मेजर ऑफ एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस।
जो फोकस होता है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, वहां पर इस मैग्नीट्यूड की एनर्जी रिलीज हुई है। इट इज मेजर्ड बाय अ सेस्मोग्राफ। ठीक है, दूसरा क्या होता है, मर्केली स्केल। मर्केली स्केल एनर्जी से कोई मतलब नहीं है। अब आप मान लीजिए ये दो जगह है, ये है डेंसली पॉपुलेटेड एरिया और ये है फॉरेस्ट प्लेन एरिया, यहां पर कोई भी इंसान नहीं रहता है। दोनों जगह में अर्थक्वेक आया, यहां पर 8 मैग्नीट्यूड का आया, यहां पर भी 8 का आया। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में बहुत बड़ी तबाही मच जाएगी। ठीक है, तो इस, और जबकि वही फॉरेस्ट एरिया में क्या होगा, तबाही या डिस्ट्रक्शन वुड बी वेरी मच लिमिटेड। तो क्या दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है? बिल्कुल सेम है। बट दोनों का इंपैक्ट अलग है? बिल्कुल अलग है। तो इसी को मेजर करने के लिए एक नई स्केल बनी गई, इट इज नोन एज मर्केली स्केल। तो इट विल गिव द मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी बेस्ड ऑन द इफेक्ट, कितना डैमेज हुआ उसको स्टडी करके। कैसे स्टडी करते हैं? सिंपल ऑब्जर्वेशन से स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो ये वाली स्केल है 1 से 12 तक के बीच में, whereas this scale carries from 2 to 10 plus। 10 के ऊपर नॉर्मली देखा नहीं जाता है। ठीक है, दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। नाउ दिस इज अ लीनियर स्केल, whereas this is an algorithmic स्केल। डिफरेंस क्या होता है, मतलब कि यदि 6.6 मैग्नीट्यूड का अर्थ है, अर्थक्वेक है, और दूसरा 7 मैग्नीट्यूड, तो ऐसा नहीं है कि लीनियर में डिफरेंस आएगा, दोनों के बीच में एनर्जी है एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी। दिस इज द डिफरेंस। तो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट, लेट्स हैव अ बिट कंपैरिजन। तो जैसे कि दोनों में ही कम यदि इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड है तो कम डैमेज होगा, तो एक में लगभग नो इफेक्ट आएगा, 1 से 2 के बीच में। ठीक है, इस तरीके से। तो नीचे जितना ज्यादा बढ़ते जाएंगे इंटेंसिटी में या मैग्नीट्यूड में, क्या होगा, उतना ज्यादा डैमेज बढ़ते जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ द टू। ठीक है, नाउ यदि अपन समझते हैं, एक टर्म होता है सिस्मिक जोन। तो क्या होता है, अपन एरियाज को क्लासिफाई कर देते हैं। सपोज दिस इज द एरिया। नाउ व्हाट विल डू इज विल क्लासिफाई दिस एरिया। जैसे ये ज्यादा जो ज्यादा चांसेस है अर्थक्वेक आने की, उसको मैं 5 बोल दिया। कम चांस है उसको 4 बोल दिया, और कम चांस है उसको 2 बोल दिया, और थोड़ी सी ज्यादा चांस है उसको 3 बोल दिया। अब ऐसा करने से फायदा क्या हुआ मुझे? फायदा ये हुआ डिजास्टर मैनेजमेंट जो सिलेबस में है उसके तहत। रीजन बीइंग इज, यदि फॉर एग्जांपल हिमालयास रीजन हो गए, अभी अपन ने देखा, जो कि प्रेजेंटली जोन 5 में आते हैं, सबसे ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरियाज। ऐसे में क्या होगा, इन सारे में क्या होगा, अपन को जो प्लानिंग करनी पड़ेगी वो ज्यादा करनी पड़ेगी, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट मेजर्स लेने पड़ेंगे, वो ज्यादा लेना पड़ेगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, तो यदि इस तरीके से अपन एरिया को क्लासिफाई कर देते हैं, तो फॉर द प्लानिंग पर्पस प्रिवेंट द नेसेसरी जो डैमेज होंगे उससे अपन बच सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन सर्व्स एज दैट पर्पस। ठीक है, तो ये किस बेसिस में किया जाता है? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के बेसिस में, कितनी रिस्क है, और बेसिस ऑफ टेक्टोनिक फैक्टर्स के बेसिस में। तो जो सेस्मिक जोन ऑफ इंडिया है, इसे 2, 3, 4, 5 ये 4 जोन्स में क्लासिफाई किया गया है। इसके पहले वाले क्लासिफिकेशन में 1 भी था, लेकिन ये 1 को रिमूव कर दिया गया है, और प्रेजेंटली केवल 4 क्लासिफिकेशन है। 1 और 2 को बेसिकली मर्ज कर दिया गया है। सो एनीवेयर इफ यू फाइंड 5 क्लासिफिकेशन चार्ट, उसको छोड़ दीजिए, वो पुराना क्लासिफिकेशन है। तो यदि इस चार्ट में अपन देखते हैं, कैन यू अंडरस्टैंड दैट जो पूरा का पूरा हिमालयन रीजन है, यहीं से पास हो रहा था। तो ये जो हिमालयन बेल्ट है, यहां पर सशर जोन था, यहां पर फॉल्ट प्लेन था, तो ये कौन सा रिस्क होगा? सबसे ज्यादा होगा। सो दैट इज जोन 5। तो सारे के सारे रेड जोन, कैन यू सी इट इज लाइंग हियर। और यदि आपको पता है अंडमान इज एन एक्सटेंशन ऑफ अराकन योमा, तो यहां पर भी इशू रेड है, तो दिस इज ऑल्सो जोन 5। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर भी भुज वाला अर्थक्वेक, यदि आपको पता होगा 2001 में आया था, एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक था। यहां पर भी एक माइनर टेक्टोनिक प्लेट का फॉल्ट जोन है, इसकी वजह से यहां पर भी अर्थक्वेक आया है। ऑन द बेसिस ऑफ अदर फैक्टर्स इसे रेड जोन में क्लासिफाई कर दिया गया है। ठीक है, अब यदि आप जोन 4 की बात करेंगे, तो जितने भी रेड जोन है, 5th जोन है, उसके आसपास कैन यू सी दैट ये पूरा का पूरा 4th जोन है, दैट इज द ऑरेंज जोन। यहां पर भी भुज के पास ऑरेंज जोन। ठीक है, रीजन बीइंग इज यहां पर थोड़ा सा कम हो जाएगा आगे। कैन यू सी दैट जैसे अपन रेड जोन से दूर मूव करेंगे ओवर सेंट्रल इंडिया, यहां पर येलो जोन आता है। कैन यू सी दैट इंटेंसिटी इज वेरी लेस।
ब्लू जोन सेकेंड जोन है, उसकी इंटेंसिटी और लेस है। तो इस तरीके से अपन क्लासिफाई करते हैं। कैन यू सी दैट दिल्ली विच इज द कैपिटल इज इन जोन 4। इनफैक्ट पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया जहां पर ये अपन ने देखा अर्थक्वेक विटनेस होते हैं, वो कौन से जोन में है, जोन 4 या जोन 3 में। इस वजह से जब यहां पर अर्थक्वेक आता है तो ड्यू टू द ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी इन एरियाज ऑफ नॉर्थ इंडिया में भी अर्थक्वेक एक्सपीरियंस होता है। तो दैट इज वाइज जोनेशन स्टैंड फॉर। अब देखो यदि अपन थोड़े से टर्म्स देखते हैं अर्थक्वेक से, तो दिस इज द, ये देखो ये है फॉल्ट प्लेन, ये जो डॉटेड लाइन है दिस रिप्रेजेंट्स द फॉल्ट प्लेन। जो अपन ने देखा था इन केस ऑफ द इंडिया एंड द यूरेशियन प्लेट, इट वुड बी IT इंडस सैंगपो सशर जोन, ITSZ। ठीक है, अब इस पॉइंट पर जहां से अर्थक्वेक वेव्स निकलना स्टार्ट करती हैं उसको बोला जाता है फोकस। ठीक है, और फोकस के ऊपर बिल्कुल वर्टिकली अबव द फोकस ऑन द ग्राउंड सरफेस, ये ग्राउंड सरफेस है, जो पॉइंट रहता है उसको बोला जाता है एपीसेंटर। ठीक है, तो इस फोकस से कैन यू सी दैट वेव्स निकल रही हैं, वेव्स विल स्टार्ट ट्रैवलिंग। तो दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ अर्थक्वेक। यहां से वेव्स निकलेगी, जितना ज्यादा दूर होते जाएगा उतना वेव्स डिके होते जाएंगी, उतना इंपैक्ट ऑफ अर्थक्वेक वुड बी लिमिटेड। ठीक है, अब बिकॉज अपन वेव्स की बात कर रहे हैं तो वेव्स में भी अपन एक बार अर्थक्वेक वेव्स भी पढ़ लेते हैं। तो दो तरीके की वेव्स होती हैं, एक बॉडी वेव्स होती हैं और एक सरफेस वेव्स होती हैं। तो जो वेव्स इस पॉइंट से निकली उसे बोला जाता है बॉडी वेव्स। ठीक है, और जब बॉडी वेव्स सरफेस में आ जाएंगी तो रॉक्स और बिल्डिंग के साथ जो इंटरैक्शन फॉर्म करी उसकी वजह से जो नई वेव बनी उसको बोला जाएगा सरफेस वेव्स। ठीक है, बॉडी वेव्स आर अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स। ठीक है, अब प्राइमरी वेव्स जो होती हैं ये सबसे ज्यादा फास्ट होती हैं। फास्ट होती हैं तो क्या होगा, सबसे पहले यही सरफेस पर पहुंचेंगी, इनका इंटरैक्शन होगा सरफेस के ऑब्जेक्ट्स के साथ। एस वेव्स थोड़ा सा स्लो रहती हैं एंड एस वेव्स ट्रैवल्स ओनली इन सॉलिड, whereas primary waves travels in solid, liquid and gas। ठीक है, अब जो प्राइमरी वेव्स होती हैं बेसिकली वो क्या होती हैं, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। मतलब कि मैं थोड़ा सा समझाता हूं इसको, जैसे कि यदि आप इसको देखेंगे तो दिस इज द प्राइमरी वेव। कैन यू सी दैट जब मैं प्रेस करूंगा इसको, ठीक है, जब मैं इसको प्रेस कर रहा हूं तो ये जो वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन है ये आगे जा रहा है। ठीक है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव, व्हेयरएज ट्रांसवर्स वेव में क्या गया, ये ऊपर नीचे गया। तो एक तरीके से वेव अलोंग जा रही है इन द डायरेक्शन और एक तरफ ऊपर नीचे जा रही है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल में क्या हो गया, अलोंग द लेंथ जा रही है। कैन यू सी दैट? तो दोनों का प्रोपोगेशन का मैकेनिज्म अलग होता है। वन इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव, अदर इज द ट्रांसवर्स वेव। व्हाट द डिफरेंस? तो पी वेव क्या रहेगी, वो पहली वाली थी लॉन्गिट्यूडनल वेव, वेयरएज दिस इज अ ट्रांसवर्स वेव, ऊपर नीचे इंपैक्ट होगा। ठीक है, दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। अब इसके बाद अपन बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक। तो यदि आप मैप में प्लॉट करोगे तो तीन मेजर एरियाज हैं जहां पर अर्थक्वेक कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, फर्स्ट इज द सर्कम पैसिफिक बेल्ट, सेकंड इज द अल्पाइड बेल्ट जिसको अल्पाइन बेल्ट भी बोलते हैं, एंड द थर्ड इज मिड ओशनिक रीजन्स वाले में, जिससे सब अटलांटिक सबसे बड़ा आता है। यहां पर 81% है, बचे कुचे 17% है। होता क्या है, अब कैन यू सी दैट ये जो कंटिन्यूस पैसिफिक ओशन के आसपास एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, इसको बोला जाता है रिंग ऑफ फायर, और इसको सर्कम पैसिफिक बिकॉज दे आर सराउंडिंग द पैसिफिक ओशन, इसको सर्कम पैसिफिक भी बोला जाता है। अब यदि आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो कैन यू सी दैट द ब्लू डॉट्स, ब्लू लाइंस आर अपीयरिंग हियर आर नोन एज ट्रेंचेस। ट्रेंच क्या होता है, जैसे कि जहां पर एक प्लेट जो है सबडक्ट होती है, ओशनिक प्लेट गेट सबडक्टेड, तो ये जो नैरो वैली टाइप से स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, कैन यू सी दैट दिस वैली टाइप स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड, इसको बोला जाता है ट्रेंच। मतलब कि जहां पर भी ट्रेंच होगा वहां पर वन ऑफ द ओशनिक प्लेट इज गेटिंग सबडक्टेड। ठीक है, तो कैन यू सी कितने सारे ट्रेंचेस हैं, तो यदि इतने सारे ट्रेंचेस हैं, सबडक्शन हो रहा है, तो अगेन कहीं ना कहीं स्ट्रेस एक्यूमुलेट होगा, स्ट्रेस एक्यूमुलेट होगा तो वो धीरे से एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद एनर्जी रिलीज करेगा, एंड दैट इज द कॉज ऑफ द अर्थक्वेक। एंड यदि आप पूरे ओशंस में देखोगे केवल और केवल पैसिफिक ओशन में ही इतने सारे ट्रेंचेस हैं, तो लगातार एनर्जी रिलीज होते रहती है। इस वजह से यहां पर
वर्ल्ड के सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स पाए जाते हैं। ठीक है, सेकंड यदि आप देखोगे, दिस इज द अल्पाइन बेल्ट, कैन यू सी दैट, ये इंडोनेशिया से स्टार्ट होके कंटिन्यूस एक बेल्ट है जो यहां पर पास हुई हिमालयन रीजन से, देन ओवर हियर इट पासेस फ्रॉम टर्की एंड ये कंटिन्यू होती है यूरोप में भी। तो यदि यहां पर आप देखोगे कौन कौन से माउंटेन्स है, इधर आया आल्प्स, इधर आया यहाँ पर अपन अभी एनाटोलियन प्लेट का पूरा टर्की का स्ट्रक्चर देखे हैं, और यहाँ पर आया हिमालय। तो ये तीनों के माउंटेन्स कैसे फॉर्म हुए हैं, अगेन द सेम मैकेनिज्म व्हिच वी हैव डिस्कस्ड, सबडक्शन की वजह से फॉर्म हुए हैं, एंड बिकॉज दे आर फॉर्म्ड ऑफ द सबडक्शन, इस वजह से ये सारे जोन अर्थक्वेक प्रोन हैं। ठीक है, इनफैक्ट इनमें जो मैग्नीट्यूड होता है बहुत हाई होता है और बहुत डैमेज जो होता है, सारे के सारे लिवेबल एरिया हैं। तो मोरक्को देखिए आप, मोरक्को एटलस माउंटेन है यहाँ पर, तो मोरक्को का अर्थक्वेक रिसेंटली अब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर टर्की आया, टर्की का अर्थक्वेक, यहाँ पर नेपाल आया। कैन यू सी दैट, सेम लॉजिक से अब मैं कोई भी अर्थक्वेक आपको बोलूंगा इस बेल्ट में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, इस बेल्ट में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। थर्ड एक और माइनर अर्थक्वेक होता है, इसे बोलते हैं मिड ओशनिक वाला। अब होता क्या है कि इन जो ये बाउंड्रीज हैं इनके अलोंग जो है प्लेट बाउंड्रीज एक्सपैंड कर रही है। तो यहां से बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो, यहां पर वॉल्केनोस निकल रहे हैं जो मिड ओशन में निकलते हैं। वॉल्केनोस निकलते हैं तो गर्म होगा, थोड़ा सा स्ट्रेन एक्यूमुलेट होगा, प्लेट एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंस प्लेट। तो अगेन स्ट्रेन इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड, इस वजह से जो ये वाली जहां जहां प्लेट डाइवर्ज हो रही है वहां पर भी अर्थक्वेक कॉज होता है। ठीक है, बट इनका मैग्नीट्यूड कम होगा क्योंकि धीरे डाइवर्जेंस है, स्लो डाइवर्जेंस है। ठीक है, अर्थक्वेक जो रहता है वो थोड़ा सा डीप में रहता है, इस वजह से डैमेज कम होता है। और दूसरी बात, ओशन में है, क्या लिवेबल है, नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इम्पैक्ट्स यदि अपन पढ़ें अर्थक्वेक के तो बहुत सिंपल है, अपन पढ़ते हैं सुनामी, फ्लड एंड ऑल दिस, शेकिंग ग्राउंड, ये सब बहुत इजी आप कर सकते हो। एक पर्टिकुलर मैं आपको एम्फेसाइज करना चाह रहा हूं, वो है सॉइल लिक्विफिकेशन। अब होता क्या है, नाउ कैन यू सी दैट, ये जो एरिया है ये नॉर्मल है, यहां पर देयर आर पार्टिकल्स। ठीक है, इन पार्टिकल्स के बीच में क्या है, वाटर है। जब अर्थक्वेक आया तो क्या हुआ, ये स्क्वीज हुआ और पानी पूरा बाहर आ गया। तो इस वजह से क्या होगा, फ्लो आउट होने लगेगा। तो जैसे अपन ने इंट्रोडक्शन में बात किए थे, तो ये सॉइल लिक्विफिकेशन एक अलग टर्म है, यू मस्ट बी अवेयर। और जहां जहां सॉइल लिक्विफिकेशन होता है वहां क्या होगा, वहां पर डैमेज टू द बिल्डिंग, डैमेज टू द इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, इस वजह से अपन करते हैं। अब मेजरली यदि आप देखोगे तो ये जो लिक्विफिकेशन होता है ये कैसे एरिया में होगा, जहां पर वाटर सैचुरेशन होगा, पानी भरपूर मात्रा में अवेलेबल होगा। ये एक टेम्पररी फिनोमिना है, मतलब ऐसा नहीं कि परमानेंट हो जाएगा, शॉर्ट टाइम के लिए ड्यू टू द स्ट्रेन एक्यूमुलेटेड वाटर एक्सपेल्स आउट हो जाता है और जो टेक्सचर रहता है सॉइल का वो बिगड़ जाता है। इस वजह से सॉलिड स्ट्रक्चर ऑल्सो स्टार्ट बिहेविंग लाइक लिक्विड स्ट्रक्चर, जेल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे समझ। ठीक है, किसमें डोमिनेट होगा, जैसे कि सिल्टी, ग्रावेली या क्लेई मटेरियल, अपन ने देखा क्ले में डोमिनेंट है काठमांडू वैली में, इसलिए डैमेज ज्यादा होता है। ठीक है, so this was the all about earthquakes. There are number of questions that could be asked in earthquakes. जैसे कि एक क्वेश्चन आता है प्रिपरेशन, क्या आप कर सकते हो, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। बट ऑल दीज टॉपिक्स ये बहुत ही बेसिक टॉपिक्स हैं, इनको आप कहीं पे भी एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। आई विल नॉट गेट इनटू दैट डिटेल्स, यू कैन इजीली रीड फ्रॉम पीडीएफ। और देयर आर अदर स्पेसिफिक टॉपिक्स जो आप अब इसके बाद आंसर करने के लिए केपेबल रहोगे। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट 3 टाइप के अर्थक्वेक होते हैं। अब यदि कहीं आप अर्थक्वेक के क्वेश्चन देखते हो या नए अर्थक्वेक की न्यूज पढ़ते हो तो इन्हीं तीनों अर्थक्वेक के बेसिस में क्लासिफाई करना और ट्राई टू आंसर करना कि किस वजह से यहां पर अर्थक्वेक कॉज हुआ है। ठीक है, दैट वुड हेल्प यू। जस्ट यू नीड टू नो अबाउट द प्लेट बाउंड्रीज उस एरिया की एंड यू विल बी इन अ पोजिशन टू आंसर दैट। ठीक है, दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।